हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का पहला वीडियो है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त हम किस प्रकार लेखांकन करते हैं, अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। तो साझेदार की मृत्यु के समय पर लेखांकन किस प्रकार करते हैं। अब अगर कोई साझेदार मर जाता है तो जितने भी लेखांकन, जितने भी एडजस्टमेंट या समायोजन कह लीजिए, वो सभी उसी तरह से होते हैं जैसे कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे करते आए हैं। तो अगर कोई साझेदार मर जाता है तो उस वक्त जितने भी समायोजन किए जाते हैं या एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो सब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जो हम समायोजन करते रहे हैं उसी तरह से किए जाते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। एक कि साझेदार की मृत्यु के समय पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे आपको अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था। दूसरा, अगर साझेदार मर जाता है तो जो हम पैसा पे करेंगे, जो अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर था रिटायरमेंट के टाइम पे, वो अब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको दिया जाएगा। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी होगा हम उसको पे करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग उसी तरह से होगी जिस तरह से पीछे होती आई है, बस अकाउंट का नाम बदल जाएगा। पहले अगर हम पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे अमाउंट को, तो यहां पर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में या एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कि डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हम कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं वो जान लेते हैं। तो ये सारा आपका एडजस्टमेंट है जो कि अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमको करना पड़ सकता है। इसमें है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन करेंट ईयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कशन करेंगे, तो इसको आगे कर लेंगे, तब तक बाकी चीज़ों को समझ लेते हैं। गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब अगर साझेदार मर जाता है तो गुडविल का क्या करेंगे। तो इससे पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि जब कोई साझेदार फर्म में आता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। अब अगर वो जाएगा तो कैपिटल और गुडविल लेकर भी जाएगा। लेकर क्यों आता है? तो कैपिटल लेकर आता है संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए, और गुडविल क्यों लेकर आता है? तो प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। तो जब जाएगा तो वो अपना एसेट्स में हिस्सा पाने का, यानी संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार भी छोड़ के जा रहा है और लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार भी छोड़ के जा रहा है। तो वो दोनों के लिए एक तरफ कैपिटल ले जाएगा, दूसरा अपना गुडविल भी ले जाएगा। तो इसीलिए इसका भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। इसमें से जो मर गया है पार्टनर उसका हिस्सा देना जरूरी है। दूसरा है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो जिस दिन साझेदार की मृत्यु होगी उस तिथि तक जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट या लॉस आपको बुक्स में दिखाई दे रहे होंगे उनका बंटवारा भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर मर गया है उसका उसमें हिस्सा था, क्योंकि ये जितने भी प्रॉफिट्स बुक्स में दिख रहे हैं ये पास्ट के प्रॉफिट्स हैं, तो इसीलिए इनका भी बंटवारा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन, अगर कोई साझेदार मर गया है तो जब उसने एडमिशन लिया था या जब से वो पार्टनर है तब से अभी तक अगर एसेट्स के वैल्यू में कोई बदलाव हुआ है, संपत्ति के मूल्य में कोई चेंज हुआ है और लायबिलिटी के मूल्य में कोई चेंज हुआ है तो उसका भी लिखना हमारा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके कारण भी प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं। तो उसमें भी जो मरे हुए साझेदार है उसका हिस्सा होना जरूरी है। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू डिसीज्ड पार्टनर। एक्चुअली यहां पे डिसीज्ड पार्टनर नहीं होगा, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को मिलेगा, डिसीज्ड पार्टनर को नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर लिखा होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर, मतलब क्या है कि जो साझेदार मर गया है उसका हमको सारा अमाउंट कैलकुलेट, ये जितने भी एडजस्टमेंट है इसके बाद जो अमाउंट पेबल होगा उसका वो
उसको देना पड़ेगा। तो उससे पहले हमारा निर्धारण करना जरूरी है, हमारा कैलकुलेशन जरूरी है कि कितना पैसा उसको देना है। उसको कैपिटल देना है, उसको गुडविल देना है, उसको रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सा देना है, उसको रीवैल्यूएशन में हिस्सा देना है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी एडजस्टमेंट है उसके बाद जो उसका बैलेंस निकलेगा वो हम पे करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स के जाने के बाद यानी मर जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपना कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ऑब्वियसली वो अगर मर गया है पार्टनर तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चला जाएगा, और अगर हमने तुरंत पे कर दिया तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तब तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, बात खत्म कर देंगे, उसी वक्त पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किश्तों में पे किया या आगे कभी पे किया तो फिर आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, और लास्ट में है ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये स्पेशली बिहार बोर्ड की बुक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, सीबीएसई में गिने चुने क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि दो ही एडजस्टमेंट इसमें न्यू है आपके लिए, एक ये न्यू है और एक ये न्यू है। ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट न्यू है। ये तो पूरी तरह नया है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। गुडविल हम पहले पढ़ चुके हैं, रिजर्व्स पढ़ चुके हैं, रीवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर पढ़ चुके हैं, उसी की तरह इसी का भी अमाउंट पेबल होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में जानते हैं, लेकिन मृत्यु के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा ये नहीं जानते हैं। तो इस वक्त ये भी एक तरह से आपका नया ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एडजस्टमेंट है जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। उसमें से ये वाला जो है वो जो पार्टनर्स का लोन होता था, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, उसी के तरह बनता है। तो इसमें एंट्रीज में बस रिटायरिंग पार्टनर की जगह एग्जीक्यूटर आ जाएगा, दैट्स इट। तो उतना ही चेंज है और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, बस अकाउंट बदल गया है। ठीक है, तो ये बदला और ये। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि करेंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और उसमें से मरे हुए साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन करेंट ईयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि जो करेंट ईयर के बीच का जो प्रॉफिट होगा जिसका हम अनुमान लगाएंगे, उसमें से मरे हुए साझेदार को, जो मृत साझेदार है, डिसीज्ड पार्टनर है, उसका हिस्सा देना है हमको। तो वो हिस्सा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये लाभ वाला कैलकुलेशन, प्रॉफिट में उसका शेयर निकालने वाला कैलकुलेशन हमने रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं किया था, यहां पे डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम ये कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात कि रिटायरमेंट प्लान करके किया जा सकता है, यानी कि कोई साझेदार सोच ले कि मैं 31 मार्च को रिटायर हो जाऊंगा या 1 अप्रैल को रिटायर हो जाऊंगा, तो ऐसे करके प्लान कर सकता है। हो सकता है कि वो रिटायरमेंट साल के बीच में करे, अगर साल के बीच में करेगा तो फिर ये कैलकुलेशन वहां पर जरूरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आया था तो हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की थी। लेकिन डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता है। कोई पार्टनर या साझेदार ऐसा नहीं सोच सकता है कि मैं इसी दिन मरूंगा और फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम यही होगा कि अब साल में 2 दिन हैं जिस पे आप मरेंगे, तो आपको इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल को और 31 मार्च को, यानी कि साल के शुरू में या साल के अंत में। अब 365 दिन में से बहुत कम चांस है, परसेंटेज, कि साझेदार सिर्फ इन्हीं दोनों दिनों में मरे। तो कभी भी मर सकता है। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेशन में इतना मुश्किल टाइप का कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप शुरुआत में सीख रहे हैं, तो इसीलिए आपको देगा, कैलकुलेशन देगा कि बीच में मरा है, लेकिन उसमें भी डेट लगभग महीने के अंत में होगा या दिन होगा, तो दिन के हिसाब से कैलकुलेशन आसान वाले दिन होंगे। तो इस तरह से दिया होता है ताकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना आए, बहुत ज़्यादा पॉइंट की समस्या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको
प्रॉफिट इसीलिए निकालना पड़ता है क्योंकि साल के बीच में जनरली पार्टनर मर जाता है, और पार्टनर अगर साल के बीच में मर जाएगा तो जिस दिन मरेगा उस दिन तक का प्रॉफिट देना उसको जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तक उसने काम किया है उस दिन तक लाभ में उसका हिस्सा निकालना बनता है, उसको मिलना बनता है। ठीक है, ये हमारा दायित्व है कि अगर वो मरा है बीच में तो जिस दिन मरा है उस दिन तक का प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिल जाए, ताकि कोई ये भी ना हो कि हाँ हमको लाभ हो गया, हमको नुकसान हो गया, ऐसा कोई ना सोचे, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें हम करते क्या है, तो जो करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसकी दो विधियां हैं। पहला टाइम बेसिस और दूसरा सेल्स बेसिस। ठीक है, अब टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस क्या है इसको समझ लेते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइम बेसिस के बारे में। तो टाइम बेसिस में होता क्या है, तो टाइम बेसिस में आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा या प्रीवियस में 2-3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, और आपको पार्टनर कब मरा है उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ये दोनों बेसिस आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के आधार पे बनाए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन देगा उसके हिसाब से आप तय करेंगे कि टाइम बेसिस। ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कि आपको टाइम बेसिस पे निकालना है या सेल्स बेसिस पे, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। तय कैसे करेंगे, अगर आपको 2 या 3 साल का, पिछले 2 या 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है या 1 साल का भी दिया हुआ है और करंट ईयर में सिर्फ डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है यानी कि मरने की तिथि दी हुई है, तो आप टाइम बेसिस का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको पिछले साल का सेल, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का सेल दे दे कि जब तक मरा है तब तक कितना सेल था ये दे दे, तो फिर आपको सेल्स बेसिस का यूज करना है। ठीक है, तो पहले आप समझ लेते हैं टाइम बेसिस में। तो टाइम बेसिस, इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें कैलकुलेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दिया रहेगा उससे सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। मतलब अगर 2 या 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है पीछे के 3-4 सालों का, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन अगर केवल 1 वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है तो पहला स्टेप आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, तो जब ये एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट विथ टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ। मतलब क्या है कि जिस दिन पिछला साल खत्म हुआ है उससे जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उतने दिन तक की आपको तिथि निकाल लेनी है, डेट निकाल लेना है या महीना निकाल लेना है। कहने का मतलब है कि अगर दिन में निकलेगा तो दिन और अगर महीने में निकलेगा तो महीना, दोनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, तो आपको एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12 और 365। अगर ऊपर दिन लिखेंगे तो नीचे 365 यूज करेंगे और अगर ऊपर महीना लिखेंगे तो नीचे 12 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो जाएगा। जो ये हमारा निकला ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, लिख देता हूं मैं, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अब इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकाल लेंगे जो डिसीज्ड पार्टनर का है उसका। कैसे निकलेगा, तो आपको जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है
तो जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो उसका हिस्सा है डिसीज्ड पार्टनर का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। अगर 3 या 4 साल का प्रॉफिट या 2 साल का दिया हुआ है तो, अगर 1 साल का दिया है तो सिंगल ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों में से जो भी केस होगा, या तो सिंगल या एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से। कौन से टाइम से, तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग डेट होगा उससे डेट ऑफ डेथ का, मतलब मृत्यु की तिथि तक का हम टाइम निकाल लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट गुने टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ बाई 12 और 365, ये निकल जाएगा हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से जो मर गया है साझेदार उसका कितना हिस्सा था वो निकाल लेंगे। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इस तरह से हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड है हमारे सामने सेल्स बेसिस। ठीक है, तो सेल्स बेसिस में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो पिछले साल का आपको सेल दिया रहेगा, पिछले साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, करंट ईयर का जो मरने की तिथि है उस दिन तक का सेल दिया रहेगा, और तब आपको कहेगा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उसका हिस्सा निकालने के लिए। तो इसमें आपका जो स्टेप 1 होगा, इसमें सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि सेल के मुकाबले कितना प्रतिशत है प्रॉफिट। ठीक है, तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का जो डेटा दिया रहेगा, यानी कि सेल और प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको आपको निकाल लेना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसको आप डिवाइड कर देंगे सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो स्टेप 2 में ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने इधर निकाला था वही काम वहां पे भी करना है, बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा। तो प्रीवियस ईयर में सेल है और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसके आधार पे आपको करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो करंट ईयर सेल, यहां पे अप टू डेट ऑफ डेथ लिख देता हूं, गुने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो स्टेप 1 में हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाला है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर सेल का। करंट ईयर सेल कौन सा होगा, तो आपको मरने की तिथि तक का जो सेल दिया रहेगा वो ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, तो आपको करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को जिस तरह से ये हमने किया है सेम स्टेप 3 आप ये भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन करेंट ईयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है एकदम सेम हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देना है डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को। ठीक है, अब अगर हिंदी में बात करें तो आप औसत लाभ की गणना करेंगे इसमें। दूसरा, औसत लाभ को आप मृत्यु की तिथि तक की जो अवधि है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे समय जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो मरे हुए साझेदार है, मृत साझेदार का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको पिछले साल का जो सेल दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है उससे आपको लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर लेना है। तो लाभ का प्रतिशत, तो लाभ बटा बिक्री गुने 100। उसी तरह से दिया हुआ कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा, यानी कि पिछले साल के आंकड़ों के आधार पे आपको
करेंट ईयर का अनुमानित लाभ ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अनुमानित लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो करेंट ईयर का जो आपको सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप 1 में जो ज्ञात किया हमने लाभ का प्रतिशत, तो वर्तमान साल का जो बिक्री है उसको गुना कर देंगे लाभ के प्रतिशत से, तो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। और बाद में इस अनुमानित लाभ को, एस्टिमेटेड प्रॉफिट को गुना कर देंगे जो मृत साझेदार है उसके लाभ के हिस्से से, तो हमारा सेल बेसिस पे भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब उस प्रॉफिट में हमने दोनों का हिस्सा निकाल लिया, तो इसकी बात होती है इसके बाद जर्नल एंट्री क्या करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री 2 एंट्री की जा सकती हैं। एक, अब दोनों अलग अलग केस हैं, 2 एंट्रीज हैं, उनके दोनों के अलग अलग केस हैं। अगर लाभ का हिस्सा सेम रह गया, लाभ के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, लाभ के हिस्से में, या आप लिख ले सकते हैं केस 1, अगर लाभ के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लाभ का जो हिस्सा है वो बदल गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है, तो यही चीज हम कैपिटल अकाउंट के माध्यम से करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों कब कब, अगर लाभ के हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो, और जब लाभ विभाजन अनुपात बदल गया हो तब, तभी दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो ये है आपका पहला एडजस्टमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर का, यानी कि जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पहला एडजस्टमेंट ये है। ठीक है, अब इसके आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे हमको ये चीजें आसानी से पता चल जाए। ठीक, तो क्वेश्चन मैं यहीं करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आप स्टेप से तुलना कर सकें। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का लाभ विभाजन अनुपात इक्वल है, बराबर बराबर है, 1:1:1 में लाभ बांट रहे हैं। ठीक है, और इसमें से सी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कब मर जाता है, तो ये 12 जून को मर जाता है। ठीक है, अब 12 जून को मर गया है और प्रीवियस ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 और 20 और 21, ये 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको। एक है 70,000, एक है 80,000 और एक है 90,000। ठीक है, ये 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब आपको कहेगा कि इसमें से सी का हिस्सा निकाल के बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3 साल का प्रॉफिट, मैंने बोला था कि अगर प्रॉफिट 1 से ज्यादा साल का दिया होगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसमें से आप उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे करेंट ईयर का, और उसके बाद आप एक अनुपात में, यानी कि जो पार्टनर मरा है उसका आप हिस्सा निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन पार्ट में जब हम आएंगे तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 80,000। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हमको कह रहा है कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या, कितने टाइम से, अप टू डेट ऑफ डेथ का। तो ये 12 जून को मरा है, तो महीना तो हमारा निकलने से रहा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 30 दिन अप्रैल का, 31 दिन मई का, 61 दिन, और 12 दिन जून का, 73 दिन, टोटल 73 दिन हुए। ठीक है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, एस्टिमेटेड प्रॉफिट
अब टोटल प्रॉफिट पिछले साल का एवरेज जो निकला है वो 80,000 है, वो पूरे साल का है, तो 80,000 गुने, अब पूरे साल का है तो यानी कि 365 दिन का है, तो इसीलिए नीचे 365 रखा है और ऊपर 73। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 16,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल गया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलने के बाद सी का शेयर निकाल लेंगे, 16,000 गुने 1/3, तो ये आ जाएगा 5,333.33। तो इसको छोड़ भी दे सकते हैं दशमलव को, तो 5,333 इसको दे देंगे। एंट्री क्या होगा, अब यहां पे कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब क्या है, इनका रेशियो जो है वो सेम रह गया, 1:1 है और सी मर गया तो उनका रेशियो फिर भी 1:1 ही रहेगा, तो रेशियो सेम रहा है, इसीलिए एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा टाइम बेसिस पे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डाल तो दिया, सी को तो मिल गया तो सी लेके गया, लेकिन हमारी बुक्स में अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक खड़ा रहेगा। अब सस्पेंस अकाउंट खड़ा रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे साल के अंत में, तो उसमें से इसको एडजस्ट कर लेंगे और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो ए और बी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, तो उस वक्त ये एंट्री हम करके और मामला निपटा देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं सेल्स बेसिस का। ठीक है, तो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम बेसिस वाला हमारा काम हो गया है, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कि ए, बी और सी 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 5:3:2। ठीक है, अब इसमें से सी जो है वो मर गया। कब मरा, तो 30 जून को मरा। उसके बाद अब 30 जून को मर गया, तो हमने पिछले साल का इसमें प्रॉफिट दिया है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले साल का सेल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर और सेल प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख और सेल दिया हुआ है 15 लाख। अब आपको करंट ईयर का सेल दिया हुआ है अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन की तिथि तक का सेल दिया हुआ है, वो है 5 लाख। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि आप उसका हिस्सा निकाल के बताइए सी का। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में जब आएंगे तो स्टेप 1 क्या कह रहा था हमारा, कि हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसका, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो 3 लाख दिया हुआ है प्रॉफिट, फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सेल, तो 3 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल है 15 लाख का पिछले साल का, तो 15 लाख गुने 100, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% था पिछले साल का प्रॉफिट, तो हम यही मान के चलते हैं कि इस साल भी प्रॉफिट इसी परसेंटेज से निकला। अब अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगाने के लिए हमको कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है। तो पिछले साल 20% है, तो इस साल भी मान के चलते हैं कि 20% है। अब करंट ईयर का सेल दिया हुआ है 5 लाख, तो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं इससे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 5 लाख गुने 20%, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। अब उसमें से सी का हिस्सा निकाल देंगे, तो सी का शेयर इन करेंट ईयर प्रॉफिट, तो 1 लाख गुने 2/10, तो ये आ गया 20,000। ठीक है, अब यहां भी ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन अगर कहता तो हम पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो निकालते ऑब्वियसली, और गेनिंग रेशियो निकाल के और तब एंट्री हो जाता हमारा। अगर मान लीजिए जैसे कि हिस्सा जो है बराबर बराबर हो गया, 5-3-2 पहले था और अब हो गया
1:1। तो 1:1 का मतलब हो गया 1/2 इसका, 1/2 इसका। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, किसको लाभ हो रहा है। तो लाभ अगर हम देखेंगे तो C चला गया है, इसका 5/10 था, तो 1/2 इसका पहले भी था, 1/2 इसका अभी भी है। पहले इसका 5/10 था और अभी 1/2 है, तो बात वही है, सेम है। इसका जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो सिर्फ B को फायदा हुआ है C के जाने से, तो वहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, यानी कि B पैसा देगा C को कितना, 20,000, क्योंकि पूरा का पूरा लाभ का हिस्सा किसके हिस्से चला गया है, तो B के हिस्से में, इसीलिए B देगा पैसा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू C कैपिटल, ये वाला जो एंट्री है वही होता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ये वाला आपके कहीं भी सिलेबस में या क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा गया है, तो आप सिर्फ यही वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम प्रॉफिट निकालेंगे और जो साझेदार मर गया है उसका हिस्सा निकाल के उसका एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक मैसेंजर पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।